हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल भारती। तो आज मैं आपसे बात करूंगा क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स अर्थात जीवों में जन्म। और इस चैप्टर में आपसे बात होगी कायिक जनन के लाभ यानी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। तो आइए देखते हैं कि कायिक जनन के क्या क्या लाभ हैं। तो पहला है कि कायिक जनन के द्वारा ही बीज रहित फल बनते हैं, जैसे केला है, अंगूर है। ऐसा नहीं है कि इनमें बीज नहीं बनते हैं, लेकिन कायिक जनन के द्वारा ही बीज रहित फलों का निर्माण किया जाता है। और दूसरा है कि पादपों की संख्या कम समय में तीव्र वृद्धि करते हैं, अर्थात पौधों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। दूसरा तीसरा, यह विधि सस्ती भी होती है और सरल भी होती है। अगला कि इस जनन के द्वारा पौधों के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। अगला है कि इस विधि में जो पादप बनते हैं कम समय में ही यानी 1 वर्ष के अंदर ही फल देने लगते हैं। अगला है कि इस विधि द्वारा प्राप्त पादप अपने जनक पादपों के समान ही होते हैं। और अगला पॉइंट है कि इस विधि द्वारा विकसित जो जातियां होती हैं वो एक ही पौधे पर भिन्न भिन्न जातियों को विकसित किया जा सकता है। अब आते हैं डिसएडवांटेज क्या है, यानी कायिक जनन की हानि। कायिक जनन की हानि यानी डिसएडवांटेज। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अब देखिए कि कायिक जनन से क्या क्या हानियां होती हैं। तो पहला है कि इस जनन में जो कायिक प्रवर्ध बनते हैं वो आसानी से नष्ट हो जाते हैं या उनका क्षय हो जाता है। दूसरा कि इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधों में कोई नई विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। और अगला कि इस विधि द्वारा नए प्रकार या नए लक्षण वाले पौधों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगला कि इस विधि में प्रकीर्णन नहीं होता। और अगला कि इस विधि में जो पादप बनते हैं समय दर समय निरंतर उसमें पादप प्रजनन क्षमता घटती जाती है। जैसे कोई कायिक जनन द्वारा पौधा को विकसित कर लिया गया है, उससे जो फल का उत्पादन होता है और उस फल से कोई नया पादप बनाते हैं तो उसकी उत्पादन क्षमता घटती है। और अगला डिसएडवांटेज ये है कि यह विधि आर्थिक रूप से महंगी होती है। अब चलते हैं अलैंगिक जनन के लाभ। तो देखते हैं कि इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का एडवांटेज क्या है। तो पहला है कि इसमें दूसरे जनक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह जनन एकल जीव के द्वारा ही होता है, इसलिए इसमें नर और मादा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक ही जनक से नए जीवधारियों का जन्म होता है। दूसरा, यह जनन सरल विभाजन, असूत्रण या समसूत्रण सरल विधियों द्वारा होता है। और तीसरा है कि इस विधि में गुणन तीव्र दर से होता है। और अगला कि इस विधि द्वारा अनेक संततियों की निर्माण होता है। और नेक्स्ट,
जो संततियां बनती है वह आकारिकी में और आनुवांशिकी रूप में जनक के समान ही होती है। और अगला कि यह अनुकूल परिस्थितियों में अपना अस्तित्व तो बनाए ही रखते हैं, इसके अतिरिक्त यह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। अब देखते हैं कि इसका हानि क्या है। अलैंगिक जनन की हानियां, यानी डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका पहला डिसएडवांटेज है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, और दूसरा कि इससे बुद्ध विकास का कोई चरण संभव नहीं है, यानी विकास के श्रेणी में जो नई नई जातियां बनती है इस जनन के द्वारा वो संभव नहीं है। अगला है कि इस विधि द्वारा तीव्र गुणन होता है, जिससे जीवों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो जाती है, और इस जनन की निरंतरता से जननिक रूप से दुर्बल संतानें उत्पन्न होती है। और अगला है कि इस जनन के द्वारा उत्पन्न जीव परिवर्तनशील वातावरणीय दशाओं के लिए अनुकूल नहीं होते। ये था सभी बातें अलैंगिक जनन में, उसमें कायिक जनन आ गया। अब चलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस जनन में नर और मादा का होना आवश्यक होता है, क्योंकि इस जनन में नर और मादा युग्मकों के संयुग्मन से ही जनन कार्य पूरा होते हैं। अब क्या इसके लक्षण हैं? तो लैंगिक जनन के लक्षण, तो आइए अब बात करते हैं लैंगिक जनन की लक्षण पर, यानी कैरेक्टर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो पहला है कि लैंगिक जनन के लिए मेल और फीमेल यानी नर और मादा का होना आवश्यक है। दूसरा कि इन जनकों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। और तीसरा पॉइंट है कि नर और मादा युग्मकों के मिलने से ही युग्मनज यानी जाइगोट बनते हैं। और अगला, संतानों के जो लक्षण होते हैं माता पिता के समान ही होते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। और अगला पॉइंट है कि यह जनन उच्च पादपों में या उच्च जंतुओं में ही होता है। अब बात करते हैं जंतुओं में लैंगिकता कि जंतुओं में अब लैंगिकता के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे आपसे द्विलिंगी जंतु। तो द्विलिंगी जंतु वह जंतु जिस पर नर और मादा दोनों ही अंग विकसित हो, अर्थात नर जनन अंग भी और मादा जनन अंग भी विकसित हो, उसे द्विलिंगी जंतु कहते हैं। जैसे जोंक है, केंचुआ है, ये सब द्विलिंगी जंतु। अब एक लिंगी जंतु, तो एक लिंगी का अर्थ है कि वह जंतु जिसमें नर और मादा अलग अलग,
यानी नर जनन अंग अलग जंतु पर हो और मादा जनन अंग अलग जंतु पर हो, उसे एक लिंगी जंतु कहते हैं। तो एक लिंगी में मानव है और बंदर है, गाय है, हाथी है। तो जितनी भी स्तनी है, अधिकांश स्तनी, रेप्टेलियंस और एविज और कुछ एक्वेटिक यानी जलीय जंतु भी, ये सभी एक लिंगी जंतु होते हैं। अब देखते हैं, ये तो था जंतुओं में लैंगिकता। अब बात कर लें पादपों में लैंगिकता। पादपों में लैंगिकता, इसमें उभय लिंगाश्रय। तो उभय लिंगाश्रय क्या है कि वह पादप जिस पर नर और मादा दोनों जनन अंग हो, उसे उभय लिंगाश्रयी पादप कहते हैं। जैसे काक, मक्का, ये उभय लिंगाश्रयी है। अब बात करते हैं एक लिंगाश्रयी। तो एक का अर्थ हो गया सीधे सीधे कि जिसमें एक ही जन्म, वह पादप जिन पर केवल नर युग्मक या केवल मादा युग्मक हो, उसे एक लिंगाश्रयी पादप कहते हैं। जैसे पपीता है, मार्केंसिया है, ये सभी एक लिंगाश्रयी पादप। अब पुष्प के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पुष्प, तो पौधों का पुष्प ही उसका जनन अंग होता है। पुष्प के अतिरिक्त विशेष जनन अंग नहीं होते हैं, पुष्प ही उसका जनन अंग है पौधे का। और यह पुष्प भी दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प यानी वह पुष्प जिनमें केवल नर या मादा जनन अंग विकसित हो, दोनों में से कोई एक ही, नर या मादा जनन अंग विकसित हो, उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे पपीता, तरबूज, ये सब एक लिंगी पुष्प। अब द्विलिंगी पुष्प, तो वह पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों जनन अंग विकसित हो, उसे द्विलिंगी पुष्प या उसी को उभयलिंगी पुष्प भी कहते हैं। तो इसको उभयलिंगी भी कहते हैं, कॉमन उभयलिंगी पुष्प। और इसमें जो उदाहरण है, गुड़हल है, सरसों। अब चलते हैं लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में। लैंगिक जनन की घटना है। तो लैंगिक जनन में मुख्य रूप से 3 घटनाएं होती हैं। पहला,
निषेचन से पूर्व घटनाएं और दूसरा है निषेचन और तीसरा है निषेचन के पश्चात घटनाएं। ये 3 घटनाएं। तो निषेचन से पूर्व क्या क्या घटनाएं होती हैं कि निषेचन से पूर्व 2 घटनाएं होती हैं। एक युग्मक का निर्माण और दूसरा युग्मक का स्थानांतरण। यानी जनन अंगों में युग्मक कोशिकाओं के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है, जिसको युग्मक जनन या गैमेटोसिस कहते हैं। तो नर में नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। इस क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और दूसरा जो स्टेप आता है कि जब युग्मक का निर्माण हो जाता है तो इन युग्मकों का स्थानांतरण होता है। कुछ युग्मक चल होते हैं, कुछ अचल भी होते हैं। जब इनका स्थानांतरण होता है तो कुछ पौधों में स्थानांतरण के लिए जल का होना आवश्यक होता है, या वायु द्वारा भी या कीटों द्वारा भी हो सकता है। अब हम दूसरा बात करते हैं निषेचन के बाद, माने निषेचन में क्या होता है। तो निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मकों के मिलने से जाइगोट बनते हैं। तो जाइगोट के बनने के लिए यह आवश्यक है कि नर और मादा युग्मक मिले। अब ये निषेचन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक है बाह्य निषेचन, दूसरा है आंतरिक। तो बाह्य का अर्थ है कि जब निषेचन का कार्य मादा के शरीर के बाहर हो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मकों का संयुग्मन मादा के शरीर के बाहर हो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मछलियों में, उभयचरों में, शैवालों में, ब्रायोफाइटा में और कुछ कवक में भी बाह्य निषेचन होता है। अब बात करते हैं आंतरिक निषेचन। तो वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मकों का संयोग या संयुग्मन मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे स्तनियों में, पक्षियों में, सरीसृपों में, स्थलीय जंतुओं में और कुछ जलीय जंतु जैसे आपको व्हेल में आंतरिक निषेचन होता है। अब आते हैं निषेचन के पश्चात क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो जब निषेचन का कार्य पूरा हो जाता है तब जाइगोट का निर्माण होता है, यानी युग्मनज बनते। नर और मादा युग्मकों के मिलने से ही जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट जब बन जाते हैं जाइगोट का विकास होता है। फिर इनसे ही एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण से ही जंतुओं में उनके संतानों की उत्पत्ति होती। अब लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं, यानी एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उस पर बात करते हैं। तो लैंगिक जनन के लाभ यानी एडवांटेज ऑफ
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या एडवांटेज है उस पर बात कर लें। तो पहला है विभिन्नताएं। कि लैंगिक जनन के द्वारा जंतुओं में अचानक नए गुण विकसित होते हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जिससे नए प्रकार के जंतुओं का निर्माण होता है। दूसरा है बुद्धि विकास। तो लैंगिक जनन के द्वारा ही विकास की श्रेणी में, यानी जंतुओं के विकास के श्रेणी में लैंगिक जनन के द्वारा ही नए प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद है तीसरा अनुकूलन। तो अनुकूलन कि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जीवधारियों में वातावरण के प्रति अपने आप को अनुकूल करने की क्षमता होती है। इसके बाद है नंबर 4 पीढ़ी एकांतरण। कि लैंगिक जनन के बाद, लैंगिक जनन में ही जो स्थितियां आती हैं कि जीवधारियों पीढ़ी एकांतरण होता है, इसमें कि एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्थाएं आ जाती हैं। अब इसका क्या डिसएडवांटेज है उस पर बात करते हैं। लैंगिक जनन की हानि, यानी डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसकी जो डिसएडवांटेज है, पहला है कि लैंगिक जनन में समय अधिक लगते हैं। तो जितने भी जीवधारी को देखिए कि समय अधिक लगने का अर्थ क्या है कि जनन से लेकर संतान के उत्पन्न होने तक का समय जो लगता है वो समय अधिक होता है। और दूसरा कि इस जनन के लिए मेल और फीमेल का होना अनिवार्य है। अगर मेल और फीमेल नहीं है, नर और मादा नहीं है, तो नर और मादा युग्मक का होना आवश्यक है। इन दोनों युग्मकों के बिना लैंगिक जनन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तीसरा है कि निषेचन अनिवार्य। लैंगिक जनन तभी कंप्लीट होगा जब निषेचन हो, यानी नर और मादा युग्मकों का संयोग हो। यदि संयोग नहीं हो पाता है तो जनन का कार्य पूरा नहीं होता, अर्थात लैंगिक जनन अधूरा है। तो ये 3 पॉइंट थे इसमें। इसके डिसएडवांटेज में पहला था कि समय अधिक लगते हैं, और दूसरा था मेल और फीमेल की अनिवार्यता, और तीसरा था निषेचन की अनिवार्यता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका चैप्टर था आज कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ और नए पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।